हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम चालू किया था। इनिशियली हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम की जो भी बेसिक टर्म थे थोड़े उसके बारे में इंफॉर्मेशन ली। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लिया हमने, कैथोडिक रे एक्सपेरिमेंट देख लिया, CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोडिक रे ट्यूब वाला जो एक्सपेरिमेंट था वो हमने देख लिया। आज के लेक्चर के अंदर हमें कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। जो थोड़े आगे बढ़ेंगे हम उसके अंदर जो भी अलग अलग टाइप के, जैसे कि एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है और अलग अलग टाइप की जो भी डिफरेंट स्पीसीज है, वो आज स्पीसीज के बारे में हमें खास ध्यान देना है, क्योंकि वो जो स्पीसीज है वो MCQ के अंदर बहुत सारी मात्रा में पूछी जाती है, लेकिन बच्चे जनरली उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्लियर ना? थोड़ी बहुत चीज़ें आप उसके अंदर से सीख के आए हो। 9th के अंदर आ गया था थोड़ा बहुत। एक चीज़ वहाँ पे आई थी, वो था आइसोटॉप। आपको अगर याद हो तो वो चीज़ आइसोटॉप के फॉर्म में आई थी। आइसोटॉप किसे कहते हैं? आज हमें ऐसे ही बहुत सारी स्पीसीज के बारे में जानना है, सिर्फ आइसोटॉप्स नहीं है, बहुत सारी स्पीसीज दूसरी है जिसके बारे में हमें आज इन्फॉर्मेशन लेनी है। ठीक है, सो चालू करते हैं आज का टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ठीक है, ओके, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट स्लाइड की, एटॉमिक नंबर और न्यूक्लियर चार्ज। दो चीज़ें एक ही कही जाती है। आप इसके बारे में बखूबी जानते हो, क्योंकि आप एक्चुअली में 10th में भी इसके बारे में पढ़ के आए हो और 9th में भी आपने इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले ली है। ठीक है, तो खास ध्यान दीजिएगा, थोड़ा आपको पता ही है लेकिन थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं एक्चुअल में है क्या। सबसे पहले तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इस बात के ऊपर आप लोग खास ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जनरली बच्चे क्या कर देते हैं, ये चीज़ खास ध्यान रखेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन, डेफिनेशन के अंदर प्रोटॉन लिखा जाता है, एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए, फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन दोनों की जो तादाद होती है, दोनों की संख्या सेम रहती है। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहते हैं। ठीक है, लेकिन डेफिनेशन के अंदर हम प्रोटॉन के बारे में लिखते हैं, क्योंकि अब तक हम प्रोटॉन या तो इलेक्ट्रॉन लिख सकते, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमें स्पेसिफाई करना होता है कि किसी भी न्यूट्रल एटम के लिए हम अगर लिखने जाए न्यूट्रल एटम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वहाँ पे हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों को दिखाने पड़ते हैं, वरना डेफिनेशन के अंदर आप सीधा प्रोटॉन दिखा सकते हो। ठीक है, सो डेफिनेशन खास याद रखिएगा, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। खास ध्यान रखिएगा, एटॉमिक नंबर को इंडिकेट किया जाता है Z से। क्लियर ना? Z याद रखिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी कभी बात करूंगा एटॉमिक नंबर की, तो मैं उसको Z से ही इंडिकेट करूंगा। ओके, खास ध्यान रखिएगा। सेकंड पॉइंट के अंदर ये चीज़ मैंने जो आपको पहले बताई वो लिखी हुई है कि एटॉमिक नंबर वो ऑलवेज इक्वल रहता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है न्यूक्लियस का वो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो, या तो प्रोटॉन जो होते हैं वो। क्लियर? सो न्यूक्लियस जो होता है उसके अंदर एक्चुअल में आपने एक चीज़ सीखी होगी, न्यूक्लियॉन्स किसे कहते हैं? तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट हमारे पास पार्टिकल्स होते हैं उसको हम न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। रेडी? यहाँ पे वैसे ही चीज़ें कि एक प्रकार के न्यूक्लियस का चार्ज जो प्रोटॉन होता है वो, उसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सारे के सारे सेम रहते हैं। सो एटॉमिक नंबर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं आप उसको। रेडी? या नंबर ऑफ प्रोटॉन भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। सो टू डिफरेंट एलिमेंट कैन नेवर हैव आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर। ये चीज़ का भी खास ध्यान रखिए कि किसी भी दो एलिमेंट का, एक्चुअल में ये चीज़ आप पढ़ के आए थे 9th के अंदर जब हमने डाल्टन की एटॉमिक थियरी पढ़ी। डाल्टन की एटॉमिक थियरी हमें एक्चुअल में यहाँ पे भी पढ़नी है, लेकिन वो थोड़ा आगे आएगा। डाल्टन की जो एटॉमिक थियरी है, वो एटॉमिक थियरी के अंदर बेसिक टर्म्स के अंदर हमने ऐसा पढ़ा था कि डाल्टन ने कुछ ऐसा बताया था कि भाई एटम जो है वो अनडिविजिबल पार्टिकल है, हम उसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और दूसरा उसने ये चीज़ बताई थी जो यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि भाई दो अलग अलग टाइप के जो एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक नंबर और इवन एटॉमिक मास वो आइडेंटिकल होता है, मतलब कि खुद का अलग होता है, कभी किसी का सेम नहीं हो सकता। रेडी? और वो एलिमेंट की जो अलग अलग स्पीसीज है, यानी कि अलग अलग एटम है, डाल्टन ने ऐसा कहा था कि सेम एलिमेंट के एटम सेम रहते हैं बट डिफरेंट एलिमेंट के एटम डिफरेंट रहते हैं। क्लियर? तो खास ध्यान रखिएगा इस बात को लेके। ठीक है, एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे, ओवरऑल यहाँ पे डेफिनेशन आपको याद रखनी है और साथ में जो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसके ऊपर ध्यान देना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है मास नंबर। मास नंबर किसे कहेंगे? मास नंबर मतलब कि एटॉमिक मास यूनिट। मास नंबर जो है उसके अंदर, माफ़ कीजिए, एटॉमिक मास यूनिट नहीं, मास नंबर को हम दूसरा एटॉमिक मास भी कहते हैं। एटॉमिक मास यूनिट तो उसका यूनिट है।
मास नंबर जो होता है उसको खास हम इंडिकेट करेंगे किससे, ए से इंडिकेट किया जाएगा, तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा। रेडी। अगर हम उसको ए से इंडिकेट करते हैं तो मास नंबर की डेफिनेशन में आपको थोड़ा समझाऊँ तो मास नंबर मतलब एक्चुअली क्या, मास नंबर मतलब भाई जैसे कि मेरे पास एक ये मेरे पास क्या है, एक मेरे पास एक प्रोटॉन है, माफ़ कीजिए, एक मेरे पास न्यूक्लियस है। क्लियर। वो न्यूक्लियस के अंदर एक एटम है, सॉरी, उस एटम के अंदर सेंटर पार्ट के अंदर मेरे पास न्यूक्लियस है और बाकी ये जो पार्ट है वो मेरा जो डॉट वाला पार्ट मैं दिखा रहा हूँ वो मेरी ऑर्बिट से। क्लियर। तो यहाँ पे सेंटर के अंदर मेरे पास क्या होगा भाई, सेंटर में मेरे पास प्रोटॉन भी होगा और साथ में मेरे पास एक और चीज़ होगी, वो न्यूट्रॉन। क्लियर ना। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपसे डिस्कशन कर ली इसके बारे में कि जनरली मेन फंडामेंटल पार्टिकल 3 होते हैं, दूसरे मेसॉन और ग्रेविटॉन नाम के पार्टिकल भी अभी रिसेंटली फाइंड हुए हैं, बट हमें ध्यान देना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर या इलेक्ट्रॉन के ऊपर। तो सेंटर में ये 2 चीज़ें होती है और बाहर की साइड में यहाँ पे जो ऑर्बिट होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उसका तो कोई वेट होता नहीं है। क्लियर। आप 9th में भी एक चीज़ ये सीख के आए थे कि भाई बहुत सारा पार्ट एटम के आसपास खाली रहता है, वो चीज़ भी हमें आगे पढ़नी है। रुदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो है उसके अंदर हमें ये चीज़ पढ़नी ही है। बराबर। यहाँ पे आपको ये चीज़ पे खास ध्यान देना है कि यहाँ पे जो एटम का वेट होता है वो वेट डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, भाई वो एटम के न्यूक्लियस में कितना चार्ज है, चाहे वो न्यूट्रल है, चाहे वो पॉजिटिव पार्ट है, चाहे वो नेगेटिव पार्ट है। पर हम एक चीज़ तो जानते हैं कि हमारे सेंटर के अंदर सिर्फ पॉजिटिव पार्ट और न्यूट्रल पार्ट ही होता है, तो वो दोनों का जो टोटल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, ए। क्लियर ना। ए इन द सेंस मास नंबर। क्लियर। तो खास ध्यान रखिएगा, मास नंबर को हम इंडिकेट करेंगे ए से, और ए इज इक्वल टू, मेरे पास प्रॉपर डेफिनेशन बनेगी, ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम। क्लियर ना। प्रेजेंट इन एनी न्यूट्रल एटम। इस चीज़ को साइड में कहीं पे नोट डाउन कर दीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको काम में आएगी न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि भाई कोई भी डिफरेंट टाइप की स्पीशीज आपको दी जाएगी और कहा जाएगा अब इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढिए, और जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढने का जो तरीका होता है वो आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। और वो आप देखिए तीसरे पॉइंट के अंदर ये चीज़ बताई हुई है। देखिए थर्ड पॉइंट में दिया है द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स हैविंग मास नंबर ए एंड एटॉमिक नंबर इज जेड देन मे बी रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल। सिंबल के बाद मैंने एक जगह खाली रखी है, मैं आपको यहाँ पे ऊपर लिख देता हूँ क्या है वो। एक्चुअल में जैसे कि मुझे सोडियम को, ये एक रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मुझे किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना हो तो मैं इस मेथड से कर सकता हूँ। मैं नीचे लिखूंगा उसका एटॉमिक नंबर, जैसे कि मुझे सोडियम लिखना है, जैसे कि मुझे क्या लिखना है, सोडियम लिखना है, तो मैं सोडियम लिखता हूँ भाई 11 नंबर आ गया। उसके बाद सोडियम का सिंबल आता है और यहाँ पे उसका मास नंबर आता है, यानी कि 23 जो भी है। क्लियर ना। आप 9th में शुरुआत के 20 के मास नंबर सीख के आए हो, बस आपको वो याद रखना है। एक चीज़ और मैंने आपको मूल कॉन्सेप्ट के अंदर भी ये चीज़ बताई थी कि मास नंबर के बारे में आप लोग अगर ऐसा सोचते हो कि मुझे सारे के सारे मास नंबर याद रखने पड़ेंगे, तो नहीं, ये चीज़ नहीं है, क्योंकि किसी को भी सारे के सारे मास नंबर याद नहीं रह सकते। रेडी। सो मास नंबर याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी के अंदर आपका जो सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर आपके पेपर स्टाइल में भी ये चीज़ मेंशन किया गया है कि आपको ब्रैकेट में मास नंबर दिया जाता है मोर देन 20-30 अगर होता है तो। ठीक है। तो तब तक के तो आपको वैसे भी याद है। सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है वो एक प्रकार का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। आप उसको दूसरी तरीके से ऐसे भी दिखा सकते हो, 11 सोडियम 23, जो 23 आप लिख सकते हो वो इस तरफ भी लिख सकते हो, लेकिन ये चीज़ है उसको फिक्स रखनी पड़ेगी। 11 जो है वो सोडियम के नीचे की साइड लेफ्ट हैंड साइड में ही रहेगा। मास नंबर जो है वो राइट हैंड साइड पे जा सकता है, वो ऊपर और लेफ्ट हैंड साइड में भी जा सकता है। ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों को खास ध्यान रखिएगा, ये हमारा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अब मैंने आपको प्रीवियस थोड़ा इसके सेकंड टॉपिक के अंदर ये चीज़ बताई कि भाई ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में किसे कहूँगा, प्रोटॉन को इस तरफ ले लेता हूँ, तो ए माइनस पी हो जाएगा सीधा। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस पी हो जाएगा तो आपको एक चीज़ पे खास ध्यान देना है कि मैं अगर कोई भी सिंबल लिखूँ, जैसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखूँ, जैसे मैंने अभी एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखा था नॉर्मल सा, जैसे मैं सिलिकॉन का लिखता हूँ फॉर एन एग्जांपल, सिलिकॉन का मैं लिखता हूँ 14 सिलिकॉन 30, लाइक 14 सिलिकॉन 30। क्लियर। तो मुझे आपको ऐसा बताया जाए कि भाई ये स्पीसीज के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ढूंढिए, तो सीधा मिल जाएगा आपको ऊपर माइनस नीचे। क्लियर ना, क्योंकि ये हमारा ए है, ये हमारा z है। क्लियर। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो मैं आपको सिखा दिया कि z नीचे आएगा, a ऊपर आएगा, तो आप लोग करोगे क्या, a माइनस जेड, क्या करोगे, a माइनस जेड। तो अगर a माइनस जेड मुझे करना होगा तो मैं सीधा कर दूंगा भाई ऊपर जो 30 था
वो 30 - 14 यानी कि 16। सो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सीधा मिल जाएगा। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो खास ध्यान रखिए, क्या हो जाएगा, z नीचे आएगा, फिर XYZ मैं x लिख रहा हूँ, XYZ कोई भी प्रकार का सिंबल जो भी हमारा एलिमेंट है वो, और आप एटॉमिक मास को लिखोगे ऊपर, या तो यहाँ पे या तो आप लिख सकते हो उसको इस तरफ, ठीक है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है उसको खास ध्यान रखना, ठीक है, मिस्टेक ना हो। ओके, सो दोनों चीज़ों को फिर से एक बार रिकैप कर देते हैं, मास नंबर और एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसे कहेंगे हम, एटॉमिक नंबर हम कह सकते हैं, एटॉमिक नंबर मतलब कि नंबर ऑफ प्रोटॉन या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी न्यूट्रल एटम के अंदर जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो ही हमारा एटॉमिक नंबर होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ भाई 12 नंबर मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन होंगे और 12 इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर मैं उसका न्यूट्रल स्पीसीज लेता हूँ तो। अगर मैंने उसका आयोनिक स्पीसीज लिया है तो ये बात बनेगी नहीं, ठीक है ना। तो वहाँ पर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कैसे, मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, जैसे कि हम नॉर्मल सी बात करते हैं कि भाई mg+2 क्लियर ना। तो mg+2 की अगर मैं बात करता हूँ तो इसके अंदर मुझे नंबर ऑफ प्रोटॉन लिखने हो तो मैं लिख सकता हूँ 12 है, लेकिन मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखने जाऊँ तो वो 10 हो जाएंगे ना, क्लियर ना। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन तो भाई ने गवा दिए हैं, पॉजिटिव पार्ट मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए हैं, रेडी। यानी कि ये जो है वो न्यूट्रल कहा जाएगा नहीं। मैंने आपको डेफिनेशन में क्या कहा, दैट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पर ये दोनों सेम है फिलहाल नहीं है। देखिए एक 12 है और एक 10 है, तो दोनों सेम नहीं है। तो न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर ही हम ये चीज़ कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, लेकिन आयोनिक स्पीसीज में ये चीज़ होगी नहीं। तो इस बात को खास ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो मास नंबर उसके बाद आता है। मास नंबर किसे कहेंगे हम, भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ माफ कीजिए न्यूट्रॉन जो प्रेजेंट होता है किसी भी न्यूट्रल स्पीसीज के अंदर, उसको हम क्या कहते हैं, मास नंबर, या तो दूसरा नाम उसका है एटॉमिक मास, ठीक है ना। एटॉमिक मास भी हम उसको कहते हैं। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मत भूलिएगा खास, फिर से एक बार लिख देता हूँ। हम z को नीचे इंडिकेट करेंगे, सिंबल जो मेरा है कोई भी एलिमेंट वो यहाँ पे लिखेंगे, और आप लोग आदत डालिए कि एक तरफ की आदत डाल दीजिए। जैसे कि भाई मैं ऊपर की तरफ लिखता हूँ ऑलवेज, मेरी ये आदत है, मैं ए को यहीं पे लिखता हूँ, तो आप वहाँ पे लिख सकते हो या तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये चीज़ खास ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेन टॉपिक है हमारा आज का वो खास अलग अलग टाइप की हमें स्पीसीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। हम जितनी भी स्पीसीज एक्चुअली में पढ़ के आए हैं पहले, वो सारी स्पीसीज के अंदर हमने नॉर्मली डेफिनेशन पढ़ी थी। लाइक आइसोटॉप्स के बारे में हमने ये चीज़ देखी कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, वैसे टाइप की स्पीसीज को हम एक टाइप का आइसोटॉप्स कहते हैं, एक दूसरे के आइसोटॉप्स कहते हैं, सॉरी, क्लियर ना। सो इसके साथ साथ और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है आइसोटॉप्स की, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। तो आज हमें खास जानना है कौन कौन सी स्पीसीज के बारे में पढ़ना है, उसके बारे में आपको मैं ओवरव्यू दे दूं। हमें पढ़ना है आइसोटॉप्स के बारे में, हमें पढ़ना है आइसोबार के बारे में, हमें पढ़ना है आइसोटोन्स के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट हमें एक और चीज़ पढ़नी है जो आपके लिए नहीं है, वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्लियर ना, ध्यान रखिएगा खास, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के बारे में भी आज हमें इंफॉर्मेशन लेनी है। ओके, तो ध्यान रखिएगा खास, मिस्टेक ना हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टाइटल लगा दीजिए आपकी नोटबुक के अंदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटॉमिक स्पीसीज। एटॉमिक स्पीसीज के अंदर हमें बहुत से एटॉमिक स्पीसीज पढ़नी है, उसमें अंदर सबसे पहली स्पीसीज के अंदर हम बात करें तो आइसोटॉप्स की बात आती है। आइसोटॉप्स किसे कहेंगे, देखिए एग्जाम्पल का जो बॉक्स है वो मैंने खाली रखा है क्योंकि मैं आपको वो लिखवाने वाला हूँ। तो आप लोग पेन हाथ में रखिएगा, सारे एग्जाम्पल लिखते जाइएगा क्योंकि बाद में मैं साथ में रफ भी करता जाऊँगा। ओके, चलिए आइसोटॉप्स जो होता है वो आइसोटॉप्स के अंदर दो टाइप मैंने उसको बाइफरगेट कर दिया है, टेबल के अंदर ही बाइफरगेट कर दिया है प्रॉपरली। तो आपको सारी प्रॉपर्टी एक ही टेबल, एक्चुअली में बहुत बड़े क्वेश्चन है ये 4-4, 5-5 पॉइंट के, लेकिन मैंने उसको टेबुलर फॉर्म में अलग अलग डिवाइड कर दिया है, तो आपको मज़ा आएगा थोड़ा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आइसोटॉप्स। तो इसको याद कैसे रखे भाई, आइसोटॉप्स और टॉन्स बच्चे मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो टॉप्स लिखा है, टॉप यानी कि पहला, टॉप यानी कि पहला, तो पहली डेफिनेशन जो आप पढ़ रहे हो वो टॉप की है, रेडी। तो पहली में ही z सेम रहता है और a डिफरेंट रहता है, क्लियर। इस बात को सिर्फ आपको ध्यान रखना है, रेडी। बेसिक डेफिनेशन क्या है, सिमिलैरिटी क्या है बेसिक, इसके आइसोटॉप्स मतलब क्या, जिसका z जो है वो सेम हो और जिसका a जो है वो डिफरेंट हो, क्लियर ना। ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ के आए, क्या, जिसका z यानी कि एटॉमिक नंबर सेम हो और जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट हो। एक बेसिक एग्जाम्पल तो आप लोग पढ़ के आए थे, क्या था,
1H1 अगर याद हो तो 1H1, देन 1H2, देन 1H3, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ, 1H1, देन 1H2, देन 1H3, रेडी ना। ये देखिए तीन एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। क्यों? क्योंकि देखिए मैंने नीचे क्या लिखा था, नीचे मैंने लिखा था क्या, एटॉमिक नंबर। देखिए है सेम, तीनों का 111, देखो तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट एटॉमिक मास देख लीजिए, एक का 1 है, दूसरे का 2 है, नॉट इक्वल, 3 है, नॉट इक्वल। यानी कि पहला एग्जाम्पल आपकी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए, क्या 1H1, 1H2, 1H3 नाम पूछे जाते हैं इसके, तो याद रख लीजिए ये जो है फर्स्ट वो है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रीटियम। क्लियर? ध्यान रखिएगा खास, क्या है, एक है प्रोटियम, एक है ड्यूटेरियम और एक है ट्रीटियम। क्लियर? तीन याद रखिएगा, 1H1, 1H2, 1H3। चलिए दूसरा एग्जाम्पल लिख लीजिए, 8 ऑक्सीजन 16, ये सब जितने भी पूछे जाते हैं या पूछे गए हैं वैसे एग्जाम्पल मैं आपको लिखवा रहा हूँ, और 8 ऑक्सीजन 17। क्लियर? ये दोनों भी एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। एक्चुअल में आइसोटॉप जो होते हैं वो एक्सपेरिमेंटली पता चलता है कि इनके एटॉमिक नंबर जो है वो सेम है, लेकिन जब स्पेक्ट्रोग्राफ नाम के इंस्ट्रूमेंट से मास फाइंड किए जाते हैं तब पता चलता है कि ये चीज़ें क्या रहती है, अलग रहती है। क्लियर? तो बेसिक डेफिनेशन से मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, उसके बाद उसकी सिमिलैरिटीज़ के बारे में आगे बढ़ते हैं। रेडी? सो पहले एग्जाम्पल ये लिख दीजिए, उसके बाद एक और एग्जाम्पल अगर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, क्लोरीन का भी लिख सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल मुझे क्लोरीन के बारे में लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ 17 क्लोरीन 35। क्लियर ना? क्लोरीन 35, एक्चुअली में 35.5 लिखते हो आप, रेडी, लेकिन एवरेज लिखा जाता है 35। दूसरा है उसका ही 17 क्लोरीन 37, रेडी। तो ये दोनों खास एग्जाम्पल याद रखिएगा क्योंकि दोनों एग्जाम्पल बहुत ही ज़्यादा काम के हैं, और इन सब के लिए बेसिक डेफिनेशन तो यह रहती है कि उनका जो Z है वो सेम रहता है और उनका जो A है यानी मास है वो क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। क्लियर? तो इस बारे में खास ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अब सिमिलैरिटीज़ के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज़ क्या है उनकी, एटॉमिक नंबर सेम रहता है, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर सेम होगा मतलब कि प्रोटॉन सेम होंगे, क्योंकि हमने डिस्कशन कर लिया ये कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो मेरा क्या है, मास, एटॉमिक नंबर। क्लियर ना? सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम रहते हैं। उसके बाद खास ध्यान रखिए क्या, ये जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन सेम रहेगी ही ना भाई, प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम है, इलेक्ट्रॉन सेम है तो उनका ऑर्बिटल्स के अंदर जो बिखरना है वो भी सेम ही रहेगा। सही है ना? सो ये भी सेम रहेगा। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें ये दो है हर एक के लिए, इवन आइसोटॉप्स के लिए भी, आइसोटोन्स के लिए भी, आइसोबार के लिए भी। क्लियर? खास ध्यान रखिएगा, जो केमिकल प्रॉपर्टी और पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल है वो सेम रहता है, केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। अब केमिकल प्रॉपर्टी क्यों सेम रहती है उसके बारे में बच्चे जनरली क्वेश्चन करते हैं। तो डिफरेंट, देखो सीधी सी बात है कि भाई जिसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, माफ कीजिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन जिसके सेम है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम है उसका प्रोटॉन सेम होगा, प्रोटॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम होगा तो किसी भी प्रकार का केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स करेगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से बनाए गए बॉन्ड कैसे है। अब दोनों में सेम इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड भी सेम ही बने होंगे, यानी कि उनकी जो केमिकल रिएक्टिविटी होगी, एक्चुअल में केमिकल रिएक्टिविटी डिपेंड्स करती है बॉन्ड के ऊपर, तो केमिकल रिएक्टिविटी होगी वो भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर ना? इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, और पोजीशन तो नंबर से ही डिसाइड होती है तो पोजीशन ऑलवेज सेम रहती है। ठीक है? अब डिफरेंस क्या रहता है, डिफरेंस रहता है मास नंबर के ऊपर। मास नंबर मतलब क्या, मैंने अभी आपको ऊपर सिखा दिया, उनका मास नंबर सेम रहता है, माफ कीजिए डिफरेंट रहता है। अगर मास डिफरेंट रहेगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट रहेगा। क्लियर ना? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल अभी लिखा था 1H1, तो यहाँ पे देखिए 1 माइनस, ऊपर का 1 माइनस 1, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाता है 0, रेडी। लेकिन उसी का ही मैं अगर दूसरा आइसोटॉप लिखता हूँ 1H2, तो 2 माइनस 1 वो हो जाएगा 1, यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी क्या रहेंगे, नॉट इक्वल। क्लियर ना? तो ये चीज़ पे भी आपको ध्यान देना है खास। ओके, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। बच्चे यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं और इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं बहुत,
कि भाई केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट रहती है। क्लियर? क्यों रहती है मैंने आपको डिस्कशन कर लिया केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ओके, फिजिकल प्रॉपर्टी उनकी डिफरेंट हो सकती है। ओके, ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो। क्यों? क्योंकि मास के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। मास भाई का अलग अलग हो सकता है, अगर मास अलग अलग होगा तो फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होने के चांसेस मैक्सिमम है। ओके, फिर से एक बार मैं एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोग नोट डाउन कर दीजिए। सबसे पहला एग्जांपल 1H1 देन 1H2 देन 1H3, ये तीनों तीन एक दूसरे के क्या है? आइसोटॉप। दूसरा एग्जांपल आपको लिख रहा हूं मैं, वो है 8 ऑक्सीजन 16, दूसरा 8 ऑक्सीजन 17। क्लियर? कभी कभी ये भी पूछा जाता है 8 ऑक्सीजन 18 है, ये तीनों तीन एक दूसरे के आइसोटॉप है, कोई टेंशन मत कीजिए, ठीक है, ये भी होता है। उसके बाद आप लिख सकते हो 17 क्लोरीन वाला जो एग्जांपल मैंने आपको लिखवाया, 17 क्लोरीन 35 देन 17 क्लोरीन 37। क्लियर? ये एग्जांपल आप लिख सकते हो, ठीक है, कोई टेंशन मत कीजिए। सो ये बहुत सारे एग्जांपल हमने आइसोटॉप्स के देख लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर जाते हैं। आइसोटॉप्स के बाद आते हैं आइसोबार की ओर। आइसोबार किसे कहेंगे, ध्यान रखिएगा खास। आइसोबार मतलब इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट। आइसोबार मतलब क्या भाई, जहाँ पे जैसे मैंने Z सेम लिखा था, यहाँ पे Z हो जाएगा डिफरेंट, और A मैंने जो डिफरेंट लिखा था वो A हो जाएगा सेम। रेडी? यानी कि देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मास नंबर जो होता है, यानी कि जो उसका एटॉमिक मास होता है वो सेम रहता है, और एटॉमिक नंबर जो होता है वो डिफरेंट रहता है। क्लियर? यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। दूसरी बात, नंबर, उसके थोड़े एग्जांपल पहले देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल आप जैसे 9th में सीख के आए थे वही ले लेते हैं। एक एग्जांपल हम लिखते, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आर्गन, जो एग्जांपल है वो, क्योंकि आर्गन बेस्ट एग्जांपल इसी का इसलिए रहता है क्योंकि आर्गन जो है उसका और कैल्शियम जो है उसका, आर्गन का और कैल्शियम का दोनों का जो मास नंबर होता है वो सेम रहता है। क्लियर ना? तो 18 आर्गन, माफ़ कीजिए AR, 18 आर्गन 14, एंड आप लिख सकते हो उसके बाद 20 कैल्शियम 40। क्लियर ना? ये चीज़ तो आप सीख के आए हो। देखिए ये दोनों में, ये दोनों सेम है, अरे सॉरी माफ़ कीजिए, डिफरेंट है, यानी कि Z डिफरेंट है और A क्या है, दोनों का सेम। क्लियर? सो 40 दोनों सेम हो जाएंगे, यानी कि एक एग्जांपल आप ये लिख सकते हो। दूसरा अगर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 52 टेलुरियम 130, ये भी बहुत काम का है, 52 टेलुरियम 130। देन आफ्टर आप लिख सकते हो 54 जेनॉन 130, क्योंकि जेनॉन जो होता है उसका भी मास नंबर वो टेलुरियम के साथ फिर बैठता है। क्लियर? बेरियम का एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, बेरियम भी इसके साथ मैच करता है, 56 बेरियम 130। क्लियर? तो ये तीनों तीन एक दूसरे के आइसोटॉप्स है। तो आप एग्जाम्पल तो बहुत सारे लिख सकते हो, मैं बोल भी रहा हूँ और इवन स्लाइड के ऊपर लिख भी रहा हूँ, तो आप उसको मेंशन खास कर दीजिएगा। फिर से एक बार आप लिख सकते हो आर्गन का एग्जाम्पल 18 आर्गन 40, दूसरा आप लिख सकते हो 20 कैल्शियम 40, एक ये एग्जाम्पल पूरा है। देन आफ्टर आप लिख सकते हो 52 टेलुरियम 130, देन आफ्टर 54 जेनॉन 130, देन आफ्टर 56 बेरियम 130। क्लियर? तो ये आपको खास ध्यान रखना है। ओके, एग्जाम्पल, और इसी एग्जाम्पल के बेसिस पे हम थोड़े डिफरेंस उसके देख लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल मेंशन कर देता हूँ, लाइक आर्गन वाला एग्जाम्पल लिखते हैं 18 आर्गन 40 एंड 20 कैल्शियम 40। ओके, चलिए ना, डिफरेंस क्या है? डिफरेंस भाई एटॉमिक नंबर डिफरेंस है। हाँ देखिए, देख लिया भाई, Z 18 और 20 सेम नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन तीनों तीन सेम डिफरेंट हो गए। सही बात है ना? क्योंकि जब प्रोटॉन ही सेम नहीं है, माफ़ कीजिए, जब नंबर ही सेम नहीं है तो प्रोटॉन सेम नहीं होगा, प्रोटॉन सेम नहीं होगा तो इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा, और अगर इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होगा तो आगे न्यूट्रॉन को तो सेम होने के कोई चांसेस ही नहीं। ओके, तो ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डिफरेंट रहती है, सही है, क्योंकि यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 20 है। मैं आपको आगे की कन्फिग्रेशन नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप जो बैक में यानी कि 9th में सीख के आए वो कन्फिग्रेशन देखते हो तो भी पता चल जाता है कि भाई ये 288 है, ये क्या है 288, और ये भाई क्या है 2882, यानी कि नॉर्मल कन्फिग्रेशन भी अलग है। हालांकि जैसे आप आगे जाओगे तो वैसे आर्गन कंप्लीट 4:3D1 होता है, लेकिन वो थोड़ा अलग है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। नॉर्मल कन्फिग्रेशन देखो तो वो भी क्या हो जाती है, अलग। सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो भी क्या हो जाती है, इनकी अलग। रेडी? देन केमिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंस रहती है, सीधी बात है भाई। 18 नंबर 18 एक का 20, तो केमिकल प्रॉपर्टी अलग रहेगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर उनका जो स्थान है, उनकी जो पोजीशन है वो भी अलग रहेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा खास। सो एग्जाम्पल मैंने लिख दिए, फिर से एक बार मैं ओरली बोल रहा हूँ, आप लोग लिख दीजिए। एक लिख सकते हो 18 आर्गन 40, एक लिख सकते हो 20 कैल्शियम 40। सेकंड आप लिख सकते हो 52 टेलुरियम TE, 52 टेलुरियम 130 एंड 54 टेलुरियम 130।
क्लियर, माफ़ कीजिए, जेनॉन 130 एंड 56 बेरियम 130, ये तीनों एक दूसरे के क्या सबसे बेहतरीन आइसोबार कहे जाते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइसोबार के बाद नेक्स्ट स्पीसीज की ओर आते हैं, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। आइसोटोन्स किसे कहेंगे? देखिए, आइसोटोन्स मतलब कि एक ही चीज़ सेम होना, बाकी कोई सिमिलैरिटी नहीं, एक ही चीज़, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सेम रहना। रेडी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का सेम रहना है। एक एग्जांपल के साथ ऐसे देखते हैं कि भाई मेरे पास एक है 14 सिलिकॉन है, मेरे पास है 30। रेडी, नेक्स्ट एक एग्जांपल उसके साथ में दूसरा उसी का आइसोटोन अगर मैं लेता हूँ 15 फॉस्फोरस 31, और ये एग्जांपल एक्चुअली में आप पढ़ के आए थे 9th में, और एक लिख सकता हूँ मैं 16 सल्फर, माफ़ कीजिए 32। रेडी, 16 सल्फर 32। तो ये तीनों के अंदर आप लोग देख सकते हो, देखिए 30 माइनस 14 यानी कि नंबर क्या हो जाएगा 16, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। 31 माइनस 15 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, 32 माइनस 16 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 16, यानी कि न्यूट्रॉन की जो तादाद है वो सेम रहेगी ना। रेडी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, और अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इनके सेम रहेंगे तो हम कह सकते हैं एक दूसरे के आइसोटोन्स है। रेडी, तो डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट होता है, सिर्फ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही सेम रहता है। बराबर, देखिए एटॉमिक मास तो ऑलरेडी डिफरेंट है, मास नंबर भी डिफरेंट हो जाएंगे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन तो वैसे भी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी डिफरेंट होगी। क्यों? क्योंकि बेस पे चलती है, प्रोटॉन के बेस पे चलती है। प्रोटॉन अलग है तो भाई इलेक्ट्रॉन अलग है, इलेक्ट्रॉन अलग है तो उसको जो अरेंज करने की मेथड होगी वो अलग होगी, यानी कि कन्फिगरेशन अलग होगी। फिजिकल केमिकल दोनों अलग अलग होंगे, क्योंकि मास भी अलग है और उनका जो नंबर है वो भी अलग है। ठीक है, पोजिशन तो ऑलवेज अलग होगी क्योंकि नंबर अलग है। ओके, तो खास एग्जाम्पल ध्यान रखिए, एक तो वो लिख सकते हो, दूसरा एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो लिखवा देता हूँ मैं, जैसे आप लिख सकते हो 19 कैल्शियम 39 और 20 कैल्शियम 40। रेडी, आप लिख सकते हो आप 39 माइनस 19 और 40 माइनस 20 20। क्लियर, दूसरा एग्जाम्पल आप एक लिखना चाहो, पहले ये मेंशन कर दीजिए, 14 कैल्शियम 39 20 कैल्शियम 40। देन आफ्टर एक एग्जाम्पल आप और लिख सकते हो 1H3 एंड 2He4। देखिए, आप ये खुद से नहीं बना सकते हो, हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा खास, आप लोग ये चीज़ खुद से नहीं बना सकते हो, ये चीज़ स्पेसिफाइड होती है, इसलिए मैं आपको सारे एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ। ओके, खुद से मत बना देना। चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 6 कार्बन 13 एंड 7 नाइट्रोजन 14। तो ये भी एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के आइसोटोन्स कहे जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है इनके, सेम। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है वो आपने कभी देखा नहीं है, इसके बारे में आपने कभी जाना नहीं, सुना भी नहीं है, लेकिन आज हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है। वो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। बहुत सी बार इसके बारे में पूछा गया है और आ भी गया है एग्जाम के अंदर कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज कहते किसे हैं। सबसे पहले तो डेफिनेशन समझ लीजिए कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज मतलब जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग होना चाहिए। क्या? जिसका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों अलग अलग होना चाहिए, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होने चाहिए। देखिए ये जो है ना, ये भाई इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन सेम होना और मास डिफरेंट होना, ये चीज़ कहीं आपको इशारा कर रही है कि भाई एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो प्रोटॉन अगर सेम और इलेक्ट्रॉन अगर डिफरेंट। तो मैंने आपको अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ही मैंने आपको एक चीज़ सिखाई कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कभी अलग नहीं हो सकते न्यूट्रल एटम के लिए। अगर न्यूट्रल नहीं है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि आयोनिक स्पीसीज हो जाएगी। बस वही, उसको ही कहेंगे हम क्या, एक प्रकार की आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, जिसके अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो क्या है, डिफरेंट है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, डिफरेंट। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट, यानी कि देखिए प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डिफरेंट होने का मतलब क्या भाई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होने चाहिए प्रोटॉन की कंपैरिजन में। तो हम जैसे मैं नंबर ऑफ प्रोटॉन ले लेता हूँ, भाई प्रोटॉन डिफरेंट है, एक मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, मैग्नीशियम का नंबर 12 है, मैं एल्यूमिनियम ले लेता हूँ नंबर 13 है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग हो गए। लेकिन मैं अगर न्यूट्रल स्पीसीज लूंगा तो इलेक्ट्रॉन भी दोनों के कितने हो जाएंगे, अलग अलग। नहीं, मुझे इलेक्ट्रॉन तो दोनों के सेम दिखाने हैं। इलेक्ट्रॉन क्या दिखाने हैं, सेम। तो उसके आप एग्जाम्पल बेस्ट लिख सकते हो। एग्जाम्पल खास नोट कीजिए, बहुत सारी बार पूछा जाता है और आया भी है। लिखिए सबसे पहला एग्जाम्पल लिखिए, सबसे पहला P-3 एंड S-2 एंड Cl-1 एंड आर्गन एंड K+।
दिस ऑल आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए सब आयोनिक फॉर्म है। मैं फॉस्फोरस से समझाता हूँ आपको। फॉस्फोरस का नंबर 15 नंबर अगर है, और 15 नंबर अगर उसका है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 15 हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 15 हो जाएंगे, लेकिन उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन क्या हुए भाई ने गेन किए हैं, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। नाउ सल्फर के अंदर भी नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 16, लेकिन 2 गेन किए हैं, मतलब यहाँ पे भी 18 हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हिसाब से यहाँ पे Cl माइनस के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, नंबर ऑफ प्रोटॉन 17, आर्गन के तो खुद के 18 ही होते हैं, K प्लस के होते हैं खुद के 18, माफ़ कीजिए नंबर ऑफ प्रोटॉन गिनने जाए तो 19, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 18। अब मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये चीज़ लिख के बताएंगे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 18 ही हो, ऐसा दूसरा कौन सा एक स्पीसीज है जो इन्हीं के साथ मैच करता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग होंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। आप लोग ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है उसका बेस्ट। दूसरा एग्जांपल मैं आपको लिख के बताता हूँ। एक लिख सकते हो हाफ H माइनस H। एक्चुअली में देखिए यहाँ पे जो H माइनस है ना, वो H माइनस होता नहीं है, H प्लस होता है। हाइड्रोजन नाम का चैप्टर जब आप पढ़ोगे आगे जाके, तो ये एक बहुत ही विश्लेषक चैप्टर है। उसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी दी गई है जो हाइड्रोजन की पोजीशन के ऊपर क्वेश्चन जनरेट करती है कि भाई पोजीशन क्या, उसकी पोजीशन क्या होनी चाहिए और होती क्या है और अभी है क्या। क्लियर। तो फिलहाल आप लोग सिर्फ उसको एक्सेप्ट कीजिए कि एक्चुअल में H माइनस होता है, H प्लस होता है, लेकिन वो हम लीगली देखने जाए तो H माइनस ही होगा। मैं आपको एक ओरली थोड़ा समझा देता हूँ कि भाई देखिए हाइड्रोजन का नंबर 1 है, अगर हाइड्रोजन का नंबर 1 है तो वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करके ही कंपलसरी वो इनर्ट गैस यानी कि हीलियम जैसी कन्फिगरेशन बना सकता है। तो जब वो गेन करेगा तो भाई H माइनस होगा ना, लेकिन वो हाईली अनस्टेबल है, इसलिए वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और अपने पास कुछ भी नहीं रखता और कहीं ना कहीं जुड़ जाता है। ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। तो फिलहाल आप उसको एक्सेप्ट करो कि H माइनस के साथ आप लिख सकते हो हीलियम, आप लिख सकते हो Li+1, आप लिख सकते हो Be+2। रेडी। तो ये सब के सब एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। क्या है, एक दूसरे के सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, खास ध्यान रखिएगा, मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये दोनों एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा क्योंकि इसको लेके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो गई। तो बच्चों आज हमने बहुत से टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर ली। सबसे पहले हमने जान लिया एटॉमिक नंबर के बारे में, देन आफ्टर एटॉमिक मास के बारे में, देन आफ्टर अलग अलग टाइप की स्पीसीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम चालू करेंगे अलग अलग टाइप के एटॉमिक मॉडल। अब आपको एक चीज़ मैं बता दूं बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी बुक के अंदर पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, उसके बाद हमें थोड़े बहुत मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। तो पहले मैं आपको मॉडल इसलिए समझाना चाहता हूँ क्योंकि एटम के मॉडल के बारे में आप लोग एक बार जान लो, उसके बाद हम उसके पार्टिकल नेचर और वेव नेचर की ओर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा अकॉर्डिंग टू माय पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप लोग सबसे पहले मॉडल्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले लो क्योंकि वो बेसिक मॉडल है और वो मॉडल आप पढ़ के आए हो, इसलिए आपको थॉमसन मॉडल मुझे पढ़ाना है, मुझे आपको रुथरफोर्ड का अल्फा पार्टिकल का स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट पढ़ाना है, साथ में ही मुझे आपको नील बोहर का मॉडल भी पढ़ाना है। हालांकि नील बोहर का मॉडल थोड़ा डिटेल में है, नील बोहर का मॉडल मैं बाकी रखूंगा। वो दोनों मॉडल आपको पढ़ाने के बाद मैं आपको उसका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा। देन आफ्टर हम स्पेक्ट्रम की ओर जाएंगे क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो नील बोहर ने अपना मॉडल दिया था उस मॉडल को लेके बहुत सारी डिस्कशन हमें करनी है। ठीक है, सो आज के लेक्चर के अंदर हम ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तक रखते हैं। सारी बातों को बच्चों अच्छी तरीके से नोट डाउन कीजिएगा और आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि इन सब के एग्जाम्पल खास अपनी नोटबुक के अंदर उतार दीजिए क्योंकि बहुत सारी बार एग्जाम्पल पूछे गए हैं। इवन स्टेट बोर्ड के, अगर गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट के लिए हम बात करें तो उनके लिए गुजकेट में बहुत सारी बार आ गया है, सीबीएसई वालों के लिए जी के अंदर भी ऐसे बहुत से ट्विस्टेड क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा बच्चों खास। रेडी, इसके अंदर जो भी चीज़ मैंने आपको सिखाई है खास करके उनकी जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा पूछी गई है और उनके एग्जाम्पल भी बहुत ज़्यादा बार पूछे गए हैं। ठीक है, सो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।